गे तो उसके बाद आपको कोई मसला नहीं रहेगा, आपके आर्ग्यूमेंट्स क्लियर होते जाएंगे। और उसके लिए लाजमी था कि थोड़ा सा इंटरनेशनल लॉ आप जब स्टार्ट कर लें उसके बाद ये क्वेश्चन आपके पास आए। तो इस क्वेश्चन नेचर के आने से पहले एक बड़ा काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। तो हम पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंसेस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। मैंने आपको बताया था कि जो हम डेफिनेशंस पढ़ते हैं वो डेफिनेशंस हम कहते हैं कि ये इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन है। हम कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ इज़ डिफाइंड एज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स द कंडक्ट ऑफ पार्टिकुलर सॉवरेन स्टेट्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। अब ये हम बात करते हैं कि इनके रिलेशनशिप्स को जो स्टडी करता है उसको रिकग्नाइज करता है, वो जो पार्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो आपके इंटरनेशनल लॉ होता है। वो आपका इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन का सिर्फ एक एक्सपेक्ट है, वो क्योंकि वो डेफिनेशन आपके पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन है, वो आपके इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन नहीं है। जब आप इंटरनेशनल लॉ की बात करते हो तो वहाँ पर आपका सिर्फ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ नहीं आता, वहाँ पर आपका प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ आता है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ आता है, उसमें आपका इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ आता है। तो इसलिए ये थोड़ी सी मिसकंसेप्शन को भी क्लियर करने के लिए मेरे ख्याल में ये ज़रूरी है कि हम पब्लिक और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ को भी डिफ्रेंशिएट करें। अच्छा, सबसे पहले तो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, जो मैंने अभी तक आपको इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशंस बताई थी वो सारी की सारी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशंस हैं, क्योंकि सीएसएस के पेपर के अंदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर जो इंटरनेशनल लॉ है वो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है, वो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का कोई उसके अंदर ख़ास पोर्शन मौजूद नहीं है, वो सारे का सारा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है। तो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ क्या है? पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इज़ अ बॉडी, या आप उसे कह सकते हैं अमेलगम कह सकते हैं, मिक्सचर कह सकते हैं ऑफ लीगल रूल्स or principles which applies between sovereign state or which governs the conduct of sovereign states and international personalities or international organizations। तो ये तो आपके पास आ गया पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। अब प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ क्या है? अब सोचें कि प्राइवेट इंटरनेशनल, ये तो हमने देख लिया कि अगर स्टेट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के कंडक्ट को कोई लॉ गवर्न कर रहा है, कोई रूल्स एंड प्रिंसिपल्स गवर्न कर रहे हैं, तो वो आपका पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है। लेकिन जब भी आपके प्राइवेट इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होंगे और उसमें फॉरेन एलिमेंट इन्वॉल्व होगा तो वो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ होगा। मतलब क्या कि पाकिस्तान का एक सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान है, साथ में सिटीज़न ऑफ चाइना है, अगर वो दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उन दोनों के दरमियान अगर कोई सेल हो रही है, कोई इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कोई एग्रीमेंट हो रहा है, तो उसको जो लॉ गवर्न कर रहा होगा वो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ होगा। उसके बाद अगली क्या बात है, मैंने आपको बताया कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। जो हमने सोर्सेज पढ़े, इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ पढ़ा, हमने इंटरनेशनल कन्वेंशंस पढ़ी, हमने इसके अलावा जो हमारे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ सिविलाइज नेशंस थे वो पढ़े, जुडिशल प्रेसिडेंट्स पढ़े, लैंड राइटर्स की जो राइटिंग्स थी वो हमने पढ़ी। इसके अलावा हमने देखा कि एक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हमने पढ़ी, हमने सॉफ्ट लॉ का जिक्र किया, हमने इक्विटी का जिक्र किया। दीज all are the particular आप क्या कह सकते हैं, these are all the sources of public international law। जबकि जो sources of private international law हैं ये आपकी किसी भी कंट्री की अपनी लेजिस्लेशन होती है, जो उसका लेजिस्लेचर डिपार्टमेंट है, जैसे हमारी पार्लियामेंट है, वो आपकी पार्टिकुलरली वो आपके सोर्स होते हैं, वो आपकी लेजिस्लेशन करती है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ की। लेकिन पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज मैंने आपको जो डिस्कस किए वो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज थे। इसके अलावा अगली बात ये आती है कि जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है उसकी इन्फोर्समेंट के लिए कोई पुलिस अवेलेबल नहीं है, कोई एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट अवेलेबल नहीं है। उसकी इन्फोर्समेंट किससे होती है? इंटरनेशनल प्रेशर से। इंटरनेशनल जो प्रेशर होता है, इंटरनेशनल फियर होता है, उसकी इन्फोर्समेंट के लिए, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की इन्फोर्समेंट के लिए आप इंटरनेशनल फियर, इंटरनेशनल प्रेशर का सहारा लेते हो। जबकि प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के अंदर आपकी एग्जीक्यूटिव, आपकी जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव होती है वो काम कर रही होती है। इसी तरह पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के अंदर जो फॉरम्स होते हैं वो आपके इंटरनेशनल फॉरम्स होते हैं, जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। जबकि आपके प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के अंदर आपकी म्यूनिसिपल कोर्ट्स जो होती हैं वही एडजुडिकेशन कर रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल वो कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज आता है थोड़ा सा कि चॉइस ऑफ लॉ किसका होगा, किस स्टेट का होगा,
जो पार्टिकुलर कोर्ट है किस स्टेट की जुरिस्डिक्शन में आएगी, तो वो एक अलग रूल्स हैं, वो ज़रा डिटेल में चला जाएगा। वो हमारे इस पार्टिकुलर जो सेक्शन है हमारा इंटरनेशनल लॉ फॉर द CSS, इसका वो पार्ट नहीं है। लेकिन वो जस्ट समझने के लिए ये है कि आपकी जो अपनी सिविल कोर्ट्स हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, ये म्यूनिसिपल कोर्ट्स हैं, यही कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन में आता है आपका प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। लेकिन आपका जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है वो इनकी जुरिस्डिक्शन से बाहर है। उसकी जुरिस्डिक्शन कहाँ पर है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आपके पास एक अच्छी एग्जांपल है। अगर आप इंटरनेशनल फोरम की बात करें कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की एडजुडिकेशन मैटर, उसके डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कहाँ पर होते हैं, तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वो इंटरनेशनल फोरम्स हैं। ये इन्हीं इंटरनेशनल फोरम्स की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये कि जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है दैट इज सेम फॉर एवरीवन, दैट इज सेम फॉर ऑल द स्टेट्स, इट डजंट वेरी। कि मतलब अगर UN चार्टर है तो वो सबके लिए सेम है। कोई इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि बैन ऑन द यूज ऑफ फोर्स, या फिर जो आपका सेक्शन 2 क्लॉज 4 ऑफ UN चार्टर है, इट हैज अचीव्ड द पार्टिकुलर स्टेटस ऑफ जुस कॉजेंस, या फिर इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ, तो वो आपका यूनिफॉर्म है। वो ये नहीं है कि पाकिस्तान पे वो अप्लाई होगा या फिर इंडिया पे अप्लाई नहीं होगा, या फिर अमेरिका को वो कहते हैं अच्छा आप थोड़ी सी इस्तेमाल कर लें, या रशिया को कहते हैं कि नहीं आप थोड़ी कम करें। इस तरह नहीं होता। जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है दैट इज सेम फॉर एवरीवन, एवरी पार्टिकुलर स्टेट, एवरी सॉवरेन स्टेट, वो इक्वल होता है, सबके लिए सेम होता है, उसमें कोई फर्क नहीं है। जबकि प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ अकॉर्डिंग टू द लेजिस्लेशन ऑफ द कंट्रीज इट डिफर्स, के मतलब ये कि हमारे कुछ और रूल्स होंगे जो हम रिकग्नाइज करते हैं, पाकिस्तान कुछ और रूल्स रिकग्नाइज करता है, रशिया कुछ और रिकग्नाइज करेगा, चाइना कोई और रिकग्नाइज कर रहा होगा। बट अगर आप जस्ट एक थोड़ी सी ट्रेंड देखें तो जो कॉमन लॉ सिस्टम्स हैं, जितने भी कॉमन लॉ लीगल सिस्टम्स हैं, वहाँ पर आपके प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के जो रूल्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम आते हैं, लेकिन जो सिविलियन लॉ सिस्टम्स हैं वहाँ पर डिफर करते हैं। तो ये आपके पास जो थी थोड़ी सी डिफरेंस था पब्लिक और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का। तो अगर आप लॉ के स्टूडेंट होते तो आपने कभी भी जो CSS का इंटरनेशनल लॉ था, इसे आपने इंटरनेशनल लॉ नहीं कहना था, आपने इसे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ कहना था। और यही इसकी अगर कोई करेक्ट अगर इसकी कोई टर्मिनोलॉजी है इस सिलेबस को देखते हुए, तो वो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है, दैट इज इंटरनेशनल लॉ एज नॉट एज अ होल। ओके, उसके बाद ये आ जाता है कि हमने जो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ का, वो आज डिस्कस करना था। कि एक अगर आप पास पेपर में देखें तो बड़ी हैवी वर्डिंग भी इस्तेमाल हुई हुई है एक दो पास पेपर्स में। वो कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ, द नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज ऑक्सीमोर्फिक, एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो वो आप ये ऑक्सीमोरोनिक एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इसके लिटरल सेंस में चले जाएं तो ये एक ऐसा वर्ड इस्तेमाल होता है फॉर द क्वालिटी, फॉर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनीथिंग दैट शोज टू डिफरेंट ट्रेंड्स।